हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए पहला मॉडल पेपर होने वाला है, इसलिए इसको कंप्लीट देखना है। और मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कंप्लीट मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बेतवा नदी पर है, ऑप्शन बी है भागीरथी नदी पर है, ऑप्शन सी है गंगा नदी पर है और ऑप्शन डी है गंडक नदी पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है स्थित है, तो यहाँ पर देखिए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो माता टीला परियोजना है वो बेतवा नदी पर है स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा गया है राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए है 4 वर्ष का, ऑप्शन बी है 5 वर्ष का, ऑप्शन सी है 6 वर्ष का और ऑप्शन डी है 7 वर्ष का। तो यहाँ पर देखिए सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो राज्यसभाओं का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड में सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ऑप्शन ए है कार्बन का, ऑप्शन बी है चारकोल का, ऑप्शन सी है लेड का और ऑप्शन डी है ग्रेफाइट का। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे में ऑप्शन है डी, यानी कि पेंसिल का जो शीशा बना होता है वो बना होता है ग्रेफाइट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखो याद रखना, जो ये ग्रेफाइट होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, अधातु होता है, ठीक है। याद रखना, जो काफी बार देखो पूछता है एग्जाम के अंदर है कि ग्रेफाइट कैसा होता है, किस प्रकार का धातु होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, अधातु होता है। और याद रखना ये एक ऐसा अपवाद है ग्रेफाइट जो अधातु होने के साथ साथ विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है चिकित्सा के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है शांति के क्षेत्र में। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए चौथे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे में सभी का ऑप्शन है ए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और आपके जितने भी दोस्त यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 93 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 98 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 108 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 110 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा। तो जिस भी अभ्यर्थी ने पांचवे के अंदर ऑप्शन डी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान में जो धन विधेयक की परिभाषा है वो वर्णित है अनुच्छेद 110 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे में सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1875 में, ऑप्शन बी है 1889 में और ऑप्शन डी है 1898 में। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे में सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन सी है कि बर्फ का गलनांक स्थिर रहता है और ऑप्शन डी है कि बर्फ के गलनांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जिस भी अभ्यर्थी ने सातवें के अंदर बी बताया है उन सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि दाब बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो बर्फ का गलनांक होता है वो क्या होता है, घट जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफर खान ने और ऑप्शन डी है भगत सिंह और यशपाल ने। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आठवें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हिंदू महासभा की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, 60 का 15% क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 60 का 15% क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, करना क्या है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 60 का मतलब होता है गुणा, आगे देखो क्या है 15%, तो 15 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 से 0 को काट देंगे, आगे देखिए ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और ये यहाँ से कट जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, आगे इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 5 ती 15। कितना बच गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया 3 गुना 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी कि 60 का 15% हो जाएगा 9। अब आपको देखना है 9 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त यूपी पुलिस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 70,000 का 11% का 3% क्या होगा, ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि 70,000 का 11% का 3% क्या होगा। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न को हम एग्जाम के अंदर 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो पहला तरीका तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 70,000 का 11% का 3% क्या होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, का मतलब गुणा, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे क्या है 11% को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, आगे क्या है का, तो लिखेंगे का मतलब गुणा, आगे कितना है 3%, 3 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, बच गया क्या हमारे पास बच गया 7 गुना 11 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 7 हो जाएगा 77। ठीक है, और 77 का गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 231। ठीक है, यानी कि
70,000 का 11% का 3% होगा 231। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए कि इसको हम दूसरे तरीके से फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम के अंदर है। तो यहां पर देखो पूछा गया है कि 70,000 का 11% का 3% क्या होगा। सेकंड लॉजिक क्या लगाएंगे, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो करना क्या है, यहां पर देखो क्या है प्रतिशत, तो प्रतिशत को काटेंगे तो यहां से क्या काटेंगे 2 जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से 3%, तो इस प्रतिशत को काटेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगी। बच गया क्या 7, 11, 3। तो यहां पर देखिए 7 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, और 77 का गुणा यदि हम 3 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 231। ठीक है, बहुत ही आसान लॉजिक था सेकंड वाला। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 11वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर देखो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में फटाफट से। सबसे पहले तो यहां पर देखो कि 9 का रिलेशन 162 के साथ में कैसे है। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 10 का रिलेशन है किस संख्या के साथ में होगा। तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो हमें देखना है कि 9 से 162 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखो क्या करना है, यदि यहां पर देखो मैं कर दूं इस 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है कितना 81, और इस 81 का गुणा कर दे 2 के साथ में तो कितना हो जाएगा 162। ठीक है, जो कि यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर 10 के अंदर है। तो क्या करेंगे यहां पर देखो इस 10 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 100। ठीक है, और इस 100 का गुणा कर दे हम 2 के साथ में तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 200। अब आपको देखना है कि 200 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। यानी कि यहां पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे वो देखो। यानी कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, और क्या लॉजिक लगेगा ये देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है 6 और 6 से क्या हुआ है 19। इसी प्रकार से देखिए 19 के बाद में हुआ है 54, 54 के बाद में हुआ है 167, 167 के बाद में हुआ है 494, और आगे हमें बताना है कि 494 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक लगेगा इस प्रश्न के अंदर है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक कर अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। अब देखो एग्जाम में यदि ये प्रश्न हमें देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। यहां पर हमें दिया गया है 6 और 6 से क्या हुआ है 19। तो 6 से 19 कैसे बनेगा वो देखो। यदि हम क्या करें ध्यान से देखो, इस 6 का गुणा कर दें 3 से और प्लस कर दें 1 तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो आगे। ठीक है, यानी कि 19 से कितना हुआ है 54। तो 19 से 54 कैसे बनेगा वो देखो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 19 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में और इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 3 तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 हो जाएगा 57 और 57 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो, यानी कि 54 से क्या हुआ है 167। तो 54 से 167 कैसे बनेगा वो देखो। यानी कि हम क्या करेंगे, इस 54 का गुणा कर देंगे किसके साथ में 3 के साथ में, और इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 5 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 167। यानी कि 54 गुणा 3 करेंगे तो हो जाएगा 162 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 167। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो,
यहाँ पर देखो 167 से 494 कैसे बनेगा वो देखो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इस 167 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 3 के साथ में, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 7। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 494। ठीक है, 494 कैसे, यानी कि 167 का गुणा करेंगे 3 के साथ में तो आएगा 501, और 501 में से यदि हम 7 को घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 494। अब यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगा है, यानी कि पहली संख्या का गुणा किया है 3 के साथ में और ऐड किया गया है 1, उसके बाद में दूसरी संख्या का गुणा किया गया है 3 के साथ में और जो संख्या आई उसमें से घटाया गया है 3। ठीक है, यानी कि पहले +1 फिर -3 फिर +5 फिर -7, तो अब क्या हो जाएगा, +9 किसके अंदर, और क्या करेंगे वो देखो, यानी कि 494 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 3 के साथ में, और प्लस कर देंगे कितना, 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 494 का गुणा हम 3 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 494 का गुणा यदि हम 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1482, और 1482 के अंदर यदि 9 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1491, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 1491। अब आपको देखना है 1491 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे, यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे फटाफट से, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो क्या करना है और कैसे सोल्व करना है वो देखो। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ACF को DFI कैसे लिखा गया है, इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि OQT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना है ACF को DFI कैसे लिखा गया है। तो करेंगे क्या वो देखो, सबसे पहले तो यहां पर देखो A है, A से क्या हुआ है D, तो A से D कैसे होगा, तो यहां पर देखो A आता है 1 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर। अब 1 से क्या हुआ है 4, तो यहां पर 1 से 4 कैसे होगा, यदि हम क्या करें 1 के अंदर +3 कर दें तो कितना हो जाएगा 4, और 4 नंबर पर आता है D। अब इसी प्रकार से देखो आगे यहाँ पर क्या है C से हुआ है F, तो C से F कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो C आता है 3 नंबर पर और F आता है 6 नंबर पर। तो यहाँ पर देखो यदि हम 3 के अंदर +3 कर दे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 नंबर पर क्या आता है F। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या है F, और F से क्या हुआ है I, तो F से I कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो F आता है 6 नंबर पर और I आता है 9 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 6 के अंदर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 नंबर पर क्या आता है I। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो ACF को क्या लिखा गया है DFI कैसे लिखा गया है वो देखो, यानी कि यहाँ पर जितने भी 3 लेटर दिए गए हैं या फिर जितने भी यहाँ पर ये वाले लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर +3 करके क्या किया गया है, ये अगले वाले लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि OQT को हमें क्या लिखेंगे, तो सिंपल है, करना क्या है, यानी कि यहाँ पर OQT के अंदर सभी लेटर के अंदर क्या करना है +3 करना है और जो लेटर आएंगे उनको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो O कितने नंबर पर आता है, तो O आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है, और 15 के अंदर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 नंबर पर क्या आता है, तो 18 नंबर पर आता है R, तो यहाँ पर लिखा जाएगा R। उसके बाद में देखो क्या है Q, अब यहाँ पर देखना है कि Q कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर Q आता है 17 नंबर पर, और 17 के अंदर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 नंबर पर आता है T। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो आगे क्या है T आता है 20 नंबर पर, 20 के अंदर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, और 23 नंबर पर क्या आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 23 नंबर पर आता है W, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा RTW। ठीक है,
यानी कि ACF को क्या लिखा गया है, DFI। उसी प्रकार से OQT को क्या लिखा जाएगा, OQT को लिखा जाएगा RTW। अब आपको देखना है कि RTW आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, या उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है अकिंचन, ऑप्शन बी है दरिद्र, ऑप्शन सी है विनीत और ऑप्शन डी है गरीब। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से। तो बताओ क्या होगा 15वें प्रश्न का आंसर है। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने ए बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। यानी कि जिसके पास कुछ भी न हो उसे एक शब्द में बोलते हैं अकिंचन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है कि विज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा और इन चारों में से 90% बच्चे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन है सी, जो कि आप सभी का हो जाएगा गलत आंसर। क्योंकि यहां पर देखो पूछा गया है कि विज्ञ शब्द का विलोम क्या है और 90% बच्चे बताएंगे अविज्ञ, जो कि आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, तो यहां पर देखो जब भी आपसे पूछे कि विज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा तो याद रखना विज्ञ शब्द का विलोम होता है अज्ञ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है यथा, ऑप्शन बी है आज, ऑप्शन सी है लड़का और ऑप्शन डी है परंतु। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण है लड़का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है क्या होता है। ऑप्शन ए है पाला पड़ना, ऑप्शन बी है दांतों में जीभ होना, ऑप्शन सी है बरस पड़ना और ऑप्शन डी है रोड़ा अटकाना। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इस प्रश्न में करेक्ट आंसर है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने डी बताया है उन सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी। यानी कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होता है रोड़ा अटकाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें में सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाल किले के निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1648 में, ऑप्शन बी है 1649 में, ऑप्शन सी है 1654 में और ऑप्शन डी है 1664 में। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि लाल किले का निर्माण कार्य 1648 के अंदर पूरा हुआ था। तो 19वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओमान देश की मुद्रा क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि ओमान देश की मुद्रा कौन सी है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है पाउंड, ऑप्शन सी है रियाल और ऑप्शन डी है
पीसो। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ओमान देश की मुद्रा का नाम है रियाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो आप सभी के सामने एक आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति के अंदर टोटल स्क्वायर कितने हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, तो या तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरह काउंट कर सकते हो, या फिर आप शॉर्ट ट्रिक लगा के इनको काउंट कर सकते हो। तो कैसे काउंट करेंगे वो देखो, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इनके अंदर नंबरिंग करना है। कैसे करना है वो देखो, जैसे 1 2 3, इसी प्रकार से यहां पर देखो 1 2 और 3। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर देखो चाहे तो आप ये वाली सभी संख्याएं ले लो या फिर आप चाहे तो ये वाली सभी संख्याएं ले लो। एक तरफ की आपको संख्याएं लेनी है और उसके बाद में क्या करना है वो देखो, यानी कि यहां पर हम एक तरफ की संख्याएं लेते हैं 1 2 3, उसके बाद में यहां पर जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके आपस में ऐड करना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या है वो देखो यहाँ पर, यानी कि इन सभी का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इन सभी को जोड़ देखो, 1 और 4 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल स्क्वायर कितने हैं 14 हैं। अब आपको 14 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 21 में से 19 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7:30 बजे।